को हमने न्योता दिया है कि वो आएं और इस मंच पर बताएं कि इस 4 साल में क्या हुआ, ताकि जो अगली चुनावी परीक्षा है उसमें लोगों को पता हो कि किसको वोट करना है। तो 4 साल है, इसलिए मैं आपसे शुरुआत में कहूंगा कि आप 4-5 अगर उपलब्धियां गिना दें, चूंकि आप पीएमओ में भी राज्य मंत्री हैं, तो वो उपलब्धियां जो पीएम को लगता है कि उनके लिए, उनके लिहाज से उन्होंने देश के लिए जो ये 4 काम किए हैं वो सबसे बेहतरीन काम है। धन्यवाद सुशांत जी। मुझे लगता है ये जो क्रम चल रहा है इसमें उपलब्धियों का उल्लेख आया होगा, आंकड़े भी आए होंगे, लेकिन उस सब से हटकर के एक बात मैं थोड़ी सी आपके ध्यान में लाऊं जिसका अक्सर उल्लेख नहीं होता। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही कि इन 4 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के माध्यम से जनसाधारण का राजनीतिज्ञों के प्रति, राजनेताओं के प्रति और सरकार के प्रति पुनः विश्वास, विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी बहाल हुई है, जो कहीं 2014 से पहले कहीं खो गई थी। यदि आप स्मरण करें उस समय प्रकार की बेजारी और निराशा थी, बहुत से लोग तो ये सोचने लगे थे, विशेष करके युवा, के अब इस देश में कुछ नहीं रखा, बाहर जाना। और आज ये स्थिति है कि बाहर गए हुए 25-25, 30-30 वर्षों से वहां पर सेटल हुए युवा वापस आ रहे हैं, एनआरआई वापस आ रहे हैं। तो इस प्रकार की विश्वसनीयता जो बहाल हुई है, ये किसी भी प्रजातांत्रिक प्रणाली के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये सरकार में वो क्षमता पैदा करती है कि वो जनहित के कड़े से कड़े फैसले, कभी कभी क्रांतिकारी फैसले भी ले सके। उदाहरण के तौर पर जैसे नोटबंदी को लेकर के था, जैसे जीएसटी को लेकर के था, इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गई, ये संपन्न नहीं हो पा रहा था। और नोटबंदी को लेकर के भी आरंभिक दिनों में भले ही कुछ परेशानियां भी नहीं लोगों को, लेकिन ऐसे लोग भी देहात में रहने वाले, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, जो अर्थशास्त्र का अर्थ नहीं जानते, लेकिन इतना जानते थे कि यदि मोदी जी ने कोई निर्णय लिया है तो कहीं ना कहीं उनका हित जोड़ा हुआ है, उनके बच्चों का हित जोड़ा हुआ है। ये विश्वसनीयता एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यदि आप ऐसे बात करें तो मुझे लगता है कि 4 वर्षों में यदि आप श्रृंखलाबद्ध तरीके के साथ देखें, एक के बाद एक जितने भी निर्णय हुए हैं, उनके पीछे एक ही प्रेरणा रही है कि आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक प्रजातांत्रिक लाभ पहुंच पाए, जो वंचित रह गए, जो पीड़ित हैं, जो कहीं ना कहीं देश की प्रगति की यात्रा में पूरी तरह प्राथमिकता में नहीं रहे पिछली सरकारों के। और अद्भुत योजनाएं जैसे जनधन योजना, और साथ ही साथ ये भी बात जोड़ दूं, इससे पहले कि पूर्वोत्तर का आपने उल्लेख किया तो चलिए उसकी बाद में बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी जोड़ दूं कि इन सुधारों का उल्लेख तो हुआ होगा प्रत्येक सत्र में, लेकिन ये मात्र आर्थिक सुधार है ऐसा नहीं है, ये केवल रिफॉर्म्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसा भी नहीं, ये मात्र इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है ऐसा भी नहीं, ये समाज एक व्यवहार को बदलने वाले सोशल रिफॉर्म्स। आप जनधन को देख लीजिए, ये एक कार्यक्रम आरंभ हुआ था कि बिना पैसे जमा कराए हुए खाते खोलने का, आज लगभग 30-32 करोड़ खाते खुल गए। लेकिन कभी हमने अपने आप से ये पूछा कि भले इन खातों में 65-66 हजार करोड़ रुपया कहां से आया, क्योंकि ये तो कभी शर्त थी नहीं कि इसमें पैसे जमा कराने। लेकिन हुआ यो कि जब भी ये बैंक मित्र जाता था किसी घर में और कहता था कि साहब मोदी जी का ये निर्देश है, आपका बिना पैसे जमा कराए हुए आपका खाता खोलना था, तो एक आम देशवासी, एक आम नागरिक का भी स्वाभिमान जागता था। वो कहता है ठीक है, मोदी जी ने इतनी मेहरबानी की तो मैं कौन सा काम हूं, 500 रुपए मैं भी जमा करा दूंगा। और नतीजा ये हुआ कि देखते देखते इतना खाते बढ़ गए। जीएसटी के माध्यम से कितना हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया, लगभग 80% इनकम टैक्स पेयर्स की संख्या में वृद्धि हुई। वो स्वभाव जाता रहा, क्योंकि इनसिक्योरिटी का की एक मानसिकता थी, कहीं तकिए के नीचे छुपा दो, कहीं चद्दर में बैठ के गांठ लगा के छुपा दो पैसा, कहीं बाथरूम की टाइल के नीचे लगा दो, कहीं हेल्थ क्लब के लॉकर में डाल दो। तो ये बहुत बड़ा एक व्यवहारिक परिवर्तन है, क्योंकि यदि ग्लोबल वर्ल्ड का हमें हिस्सा बनना है, और इसलिए एक वाक्य में मैं ये कहूंगा कि इन 4 वर्षों का या इन 48 महीनों का इनकी आप तुलना करें 48 वर्षों के उस वंशवाद के प्रजातंत्र से, जब पैदा होने से पहले ही ये तय हो जाता था कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, जो पैदा होने वाला यही होगा। आज रेल की पटड़ी से अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ किया हुआ एक व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये एक वास्तविक प्रजातंत्र इस एस्पिरेशनल इंडिया में, जहां 70% से अधिक 40 वर्ष से कम अवस्था के लोग हैं, उनमें प्रजातंत्र का एहसास
और उसके साथ आइडेंटिफाई करवाने का काम इन 4 या इन 48 महीनों में हुआ है, जो 48 वर्षों तक नहीं हो पाया। ठीक है सर, मैं पूर्वोत्तर की बात करूंगा, लेकिन चूंकि आप जम्मू कश्मीर से आते हैं इसलिए मैं पहले वहां की बात करना चाहता हूं। क्या इन 4 सालों में नरेंद्र मोदी की जो कश्मीर नीति रही है, नरेंद्र मोदी सरकार की जो कश्मीर नीति रही है, आपको लगता है वह सही दिशा में है? आज भी पत्थरबाजी है, हम ऑपरेशन ऑल आउट चला रहे हैं, बावजूद उसके इधर उधर हर जगह आतंकी घटनाएं हैं, बीएसएफ के जवान मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है। क्या कश्मीर नीति सफलता की तरफ है? अभी हमें काम करना है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए सुशांत जी, गोलीबारी पहले भी होती थी, घुसपैठ पहले भी होती थी, पाकिस्तान की शरारत 1947 से चली आ रही है। प्रश्न ये नहीं है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो तो जो करना है उसमें करेगा ही, लेकिन प्रश्न ये है कि भारत क्या कर रहा है। और जिस प्रकार की निर्णायक कार्रवाई अब भारत की ओर से देखने को मिल रही है पिछले 2-4 वर्षों में, ऐसी दशकों में देखने को नहीं मिली। और इसके साक्षी हैं वो लोग भी जो सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, जिस प्रकार की जवाबी कार्रवाई सीमाओं पर हो रही है। यदि वहां से एक गोली चलती है तो दूसरी तरफ से भी उसकी बराबर जवाब दिया जाता है। और ये शायद इस कारण भी हुआ कि सुरक्षा बलों को इस प्रकार की स्वतंत्रता उपलब्ध है कि वो अपनी प्रोफेशनल विजडम और डिस्क्रिशन के आधार पर कार्रवाई कर सके। जहां तक कश्मीर घाटी का संबंध है, ये कहने मात्र बात है कि युवा भटक गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, जैसे मैन बाइट्स डॉग मेक्स न्यूज। लेकिन वास्तविकता ये है कि अधिकांश कश्मीर के युवा भारत की इस विकास यात्रा का हिस्सा बनकर के मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के अन्य भागों में युवाओं को अवसर उपलब्ध है, उनसे अपने आप को वंचित नहीं रखना चाहते। और जैसे आपने कहा कि विज्ञान का विद्यार्थियों तो आंकड़ों के बिना बात करना आज के युग में उचित नहीं। 2017 में भी कश्मीर घाटी के आतंकवाद पीड़ित जिलों से लगभग 20 बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां और बच्चे आईआईटी और एनआईटी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। और पिछले 3-4 वर्षों से प्रतिवर्ष कश्मीर से आतंकवाद प्रभावित जिलों का कोई ना कोई युवा टॉपर आ रहा है। पहले 20 में, पिछले वर्ष सर आप ये कह सकते हैं कि 2018 का कश्मीर 2014 में जब आपकी सरकार बनी थी उस वक्त जो कश्मीर था उससे बेहतर है? निश्चय ही मुझे लगता है कि वहां का आम युवा, आम नागरिक, श्रीनगर की गलियों सड़कों पर चलने वाला आम आदमी और विशेषकर युवा, क्योंकि अधिकतर जनसंख्या युवाओं की, वो ये समझता है कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के अद्भुत अवसर, एवेन्यूज बच्चों को मिल रहे हैं, चाहे वो स्टार्टअप के माध्यम से, चाहे मुद्रा के माध्यम से, उनसे वो अपने आप को वंचित नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो वेल कनेक्टेड यूथ है। तो और ना ही वो, बल्कि सिविल सर्विसेज और दूसरी प्रोफेशनल परीक्षाओं का भी वो, अब जैसे मैंने कहा कि 20 बच्चे यदि केवल कश्मीर घाटी के आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र से आए, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसे प्रदेश होंगे जहां से इतने बच्चे नहीं आए होंगे। तो मेरा सवाल ये है सर कि अगर 2014 वाला कश्मीर या 2018 वाला कश्मीर 2014 वाले कश्मीर से बेहतर हो चुका है, तो धारा 370 क्यों नहीं हटी अभी तक? हाँ, उस पर आने से पहले मैं ये भी बात कह दूं, जो आपने पत्थरबाजों की कही, उसमें भी परिवर्तन आया। पत्थरबाजी पहले भी थी, लेकिन अब ये युवाओं को समझ में आने लगा और वो प्रश्न करने लगे। और उसमें शायद हमारा भी कुछ योगदान रहा कि हम उनके बीच में बैठे, बार बार उनके साथ बैठके की चर्चा हुई। वो भी अब ये पूछने लगे कि जो हमें आकर के पत्थर फेंकने पर उकसा रहा है, भला उसने अपने बच्चों को पत्थरबाज बनाया है क्या? और धीरे धीरे जब उनके समझ में आने लगा, ध्यान में लगा कि अपने बच्चों को तो दुबई में रखा है, दिल्ली में रखा है, अपने बच्चों को सिविल सर्विसेज की नौकरियां भी देते हैं, सिफारिशें करवा के पड़ोसी के बच्चे को कहते हैं कि तू पत्थरबाज बन जा, तू जिहादी बन जा। ये भला कैसा जिहाद है? ये नेल्सन मंडेला मॉडल है कि मार्टिन लूथर मॉडल है कि महात्मा गांधी मॉडल है कि पड़ोसी के बच्चे की कुर्बानी दो और अपने बच्चे को सेटल करवा दो? ये बातें अब कश्मीर के आम युवा को समझ में आ गई है भली भांति। कहने में अभी थोड़ी सी उसको शायद संकोच है क्योंकि वातावरण ऐसा है, लेकिन उसमें भी परिवर्तन आएगा। मेरा सवाल 370 पे था, धारा 370 पे, कि अगर माहौल बेहतर है और आपके चुनावी घोषणा पत्र में 4 साल में उसे क्यों नहीं हटाया गया? क्या ये आखिरी साल में देखिए, मैं आपको मोटे तौर पर यह बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल विचार है, विचारधारा है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं, और वो समझौता हो भी नहीं सकता। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संस्थापित की हुई पार्टी है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति जम्मू कश्मीर की धरती पर दी थी, और वहीं से प्रेरणा पाकर के सारे देश में ये एक नई ज्वाला पैदा हुई। लेकिन हम इस बात को भी ध्यान से नहीं निकाल सकते कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर में जो सरकार है गठबंधन, वो भी जनता के ही आदेश से बनी है। यदि हमने चाहा होता तो हम तो चाहते थे, हमारी कामना भी थी, अभिलाषा भी थी, हमने आह्वान भी किया था कि हमें 2/3 बहुमत दीजिए, लेकिन जनता ने बराबर सीटें देकर 2 पार्टियों को आदेश दिया कि आप मिल बैठ करके यू एग्री टू डिसएग्री, लेकिन हमें एक व्यवस्था दीजिए। और इसलिए
एक न्यूनतम कार्यक्रम जैसे कि हर गठबंधन सरकार में होता है, यहां उसको एजेंडा ऑफ अलायंस का नाम दिया गया, उसके अंतर्गत केवल और केवल विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, विचारधारा की बात को अभी ना करते हुए एक गठबंधन सरकार देने का प्रयास किया, क्योंकि ये जनता का आदेश है। तो ये आप मान रहे हैं कि ये गठबंधन के बंधन में फंसे होने की वजह से धारा 370 आप नहीं हटा पा रहे हैं? गठबंधन का बंधन नहीं रहता, जैसे विवाह का बंधन नहीं रहता। विवाह में भी तो यू एग्री टू डिसएग्री, 25-30 साल गुजर जाते हैं, अंदर झगड़े भी होते हैं, बच्चे साक्षी होते हैं, पड़ोस वाले कहते हैं वेरी हैप्पीली मैरिड। तो ये दिस इज लाइक ए कन्वेंशनल इंडियन मैरिज वेर यू एग्री टू डिसएग्री एंड येट कैरी ऑन एंड पीपल से यू आर हैप्पीली मैरिड। आप सिल्वर जुबली भी बनाते हैं, गोल्डन जुबली भी बनाते हैं, लोगों को क्या पता अंदर बर्तन तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसा ही ये किसी भी गठबंधन सरकार का एक स्वाभाविक चरित्र है। अब इसको ऐसा मत सोचिए कि चूंकि पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी कहीं भी होगी सरकार, अन्य प्रदेशों में भी, लेकिन इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन रहती हैं। लेकिन इसीलिए राजनीतिक दृष्टि से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, न्यूनतम कार्यक्रम कि जो हमारे जनहित के कार्य हैं, विकास के कार्य, जिसमें हमारी विचारधारा, अब जैसे अभी विवाह की बात आई तो बच्चों के लिए लोग 50-50 साल इकट्ठे गुजार देते हैं बच्चों की परवरिश के लिए। यू मे नॉट गेट अलॉन्ग अदरवाइज बट यू हैव टू केयर फॉर योर चिल्ड्रन। तो इसी तरह से हमें जनता प्रजा जो है वो भी इस व्यवस्था के लिए बच्चों की तरह है, उनकी खातिर आपको एक न्यूनतम विकास का कार्यक्रम लेकर के आगे बढ़ने का संकल्प ठीक है। इस पर मैं एक आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप चूंकि वहां से हैं भी, क्या आपको लगता है अगर पीडीपी तैयार हो जाए तो इस वक्त जमीन तैयार है धारा 370 को हटाने के लिए? देखिए, ऐसा है कि मैं पीडीपी की तरफ से बोल नहीं सकता और बोलने का मेरा मैंडेट भी नहीं, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, हमारे विचार में और हमारी विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे पास उस समय उस प्रकार का आंकड़ा नहीं है कि हम इन विषयों को लेकर के, ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है एजेंडा ऑफ अलायंस या न्यूनतम कार्यक्रम के माध्यम से। ठीक है। एक और बात सर, जो अभी सीज फायर की घोषणा हुई कश्मीर वैली में रमजान को देखते हुए, उसको लेकर बहुत लोगों में विरोध था कि एक तो हम ऑपरेशन चला रहे हैं, इससे जो सेना का मनोबल है वो कमजोर होगा, दूसरा आतंक का हम कहते हैं कोई धर्म नहीं होता, फिर आपने उसको एक धर्म के त्योहार से क्यों जोड़ा? जब सावन होता है तब तो नहीं होता, अमरनाथ की यात्रा होती है तब तो कोई सीज फायर नहीं करते आतंक की। क्या ये उचित फैसला था सरकार का सीज फायर की घोषणा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जितनी भी सीज फायर की चर्चा चल रही है पिछले कुछ दिनों से, इसमें हम एक बात भूल गए कि जो पूरा एक्सप्रेशन था वो था कंडीशनल सीज फायर। वो कंडीशनल बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है जिसको हम हमेशा नजरअंदाज कर रहे हैं। शर्तिया सीज फायर कि मैं यहां बैठा हूं, आप भी बैठे, जब तक बातचीत हो रही है ठीक है, जब आपने हाथ उठाया तो मैं चाकू निकाल दूंगा। तो ये उस तरह की सीज फायर है और इसमें मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड्स विंडिकेटेड, क्योंकि हमने एक तरह का क्योंकि रमजान का महीना किस लिए पाक है? ये पाक है मुसलमान के लिए, जो रोजा रखता है उसको हिदायत है कुरान पाक में, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का बुरा नहीं कहना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, यू डोंट हैव टू हार्म योर फेलो बींग्स। और इसलिए आप एक सच्चे मुसलमान की तरह रोजा रख रहे हैं, तो मैं एक अच्छे इंसान की तरह आपकी इस बात का एहतराम करते हुए आपका सहयोग करूंगा। लेकिन यदि आप स्वयं ही रोजा नहीं रख रहे तो मेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं। तो मैं समझता हूं कि इसमें पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है, जो अपने आप को पाकिस्तान कहता है, उसने इस प्रकार की नापाक हरकत की है इन 4 दिनों में। और आप जरा ध्यान दीजिए, 1947 में पाकिस्तान की स्थापना किस उद्देश्य और किस धारणा और किस आदर्श को लेकर के हुई थी कि उसके संस्थापकों ने यह कहा था कि हम कुरान पाक और इस्लाम की हिदायतों पर स्थापित एक इस्लामिक स्टेट कायम करना चाहते हैं। लेकिन वही इस्लामिक स्टेट यदि रमजान का एहतराम नहीं करती तो बंदिश समाप्त हो गई। और इसी का नतीजा है कि आप देख रहे हैं जिस प्रकार की जवाबी कार्रवाई हो रही है, सीमा के ऊपर भी, सीमा के भीतर भी हमारी सेनाओं को कोई पाबंदी नहीं है। यदि दूसरी तरफ से इस प्रकार का संयम नहीं बरता जाता तो हमारे शौर्य में कोई संयम नहीं। ये निर्णय लेते वक्त सरकार की रणनीति का ये हिस्सा था कि पाक एक्सपोज हो, आतंकी एक्सपोज हो? निश्चय ही हर निर्णय सूझबूझ के साथ, रणनीति के साथ ही लिया जाता है, परंतु मुझे लगता है कि इसको अधिक नुकसान हुआ है। और जहां तक हमारा भारत का पक्ष था, भारत ने इसमें कोई भी जवाबी कार्रवाई करने में कसर नहीं छोड़ी है। ठीक है सर, चूंकि आप प्रधानमंत्री कार्यालय में भी हैं तो मैं 2 चीजें आपसे पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री को आप करीब से जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, क्या ये जो पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी हुई है और हर आदमी परेशान है, क्या पीएम इसको लेकर चिंतित है और कितना चिंतित है, और फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अभी इस कार्यक्रम में आने से पहले इस बात की अनुमति लेकर के मैं नहीं आया इस प्रश्न के उत्तर की देने की।
परंतु मैं इतना अवश्य कहूं और मुझे लगता है कि वो पर्याप्त रहेगा। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने भी परसों पत्रकार वार्ता की, अमित भाई शाह जी ने, उन्होंने भी कहा कि इसका पूरा संज्ञान लेकर के 2-1 दिन में इसका समाधान हो जाएगा। ये सरकार की ओर से कुछ कुताही हुई है ऐसा नहीं है, एक स्ट्रीमलाइनिंग की प्रक्रिया में बीच में ऐसा एक मरहला आता है, परंतु उसका पूरा संज्ञान लेकर के उसका समाधान निश्चय ही सूनर देन लेटर हो जाएगा। लेकिन आपने विपक्ष को एक मौका दे दिया है। अब विपक्ष ये कहेगा कि सरकार में मंत्री मोदी जी से बिना पूछे कुछ नहीं कहते। सुशांत जी, मैं आपको एक बात बताऊं, विपक्ष को ये जिम्मेवारी है कहने की, अगर वो ना कहें तो फिर वो विपक्ष नहीं रहेगा। मैं उनको बुरा नहीं मानता। मैं आपको बताता हूं, सीमा पर जैसे अभी आप बात कर रहे थे, इतना सारा वो हो रहा है, तो पहले दिन विपक्ष ने भी कहा और फिर मीडिया को भी बड़ा मजा आया वो बात सुनने का, तो उन्होंने कहा अरे साहब कोई नेता नहीं आ रहा, कोई नेता नहीं आ रहा, कहां सो गए भाजपा वाले, कहां सो गए मंत्री, कहां सो गए विधायक, कहां सो गए जनपद। अब इसलिए नहीं जा रहे थे कि उनको हिदायत दी गई थी कि वहां प्रशासन के कार्य में कोई बाधा ना पड़े। बहरहाल जब विपक्ष ने शोर किया, मीडिया ने शोर किया, तो दूसरे दिन ही हमारे लोग भागना शुरू हो गए और इतने भागे कि आज मीडिया में आ गया कि साहब ये क्या हो रहा है, ये फोटो आप हो रही है। तो विपक्ष वाले ना इधर से छोड़ेंगे ना उधर से छोड़ेंगे, क्योंकि उनका काम है ये करना। अब मैं आपके साथ बैठूंगा, ज्यादा देर बैठूंगा और बोलेंगे अरे अपना ऑफिस छोड़ करके यहां पर गपशप बैठा गया। अगर नहीं बैठूंगा तो बोलेंगे अरे ये जवाब तलबी से भाग गया। तो ये तो विपक्ष का है, लेकिन देश की जनता इतनी जागरूक हो चुकी है और शुक्र है आप जैसे टीवी चैनल्स का रियल टाइम रिपोर्टिंग। अब पहले तो ये जमाना था कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में ये कहते थे कि वहां के कश्मीर के नेता श्रीनगर में एक बयान देते हैं, जम्मू में आके राष्ट्रवादी हो जाते हैं और दिल्ली में आके भारत माता की जा कहते हैं, लेकिन आजकल वो संभव नहीं है। तो ये देश की जनता इतनी जागरूक हो चुकी है और तर्क के साथ जाते, बच्चे इतने जागरूक, और आज का निर्णायक वोटर, निर्णायक संख्या बच्चों की है। और बच्चे तो माता पिता का भी नहीं मानते। अभी उसी दूसरे ही दिन में विश्वविद्यालय में था दिल्ली में, बच्चों की एक समूह के साथ मुखातिब हो रहा था, तो मैंने एक छोटी बच्ची को कहा कि बेटे जब आप घर से चले थे तो आपकी माता ने क्या कहा? मम्मी ने, मैं एक कागज पे लिख के देता हूं, बाद में खोलेंगे। तो वो फिर सोच में पड़ गई। उन बच्चों को बड़ा मजा आ रहा था इस गेम में, तो बाद में सोच के बोली हाँ मम्मी ने कहा था घर जल्दी आना। मैंने कहा देखो हाँ वही था। मैंने कहा मैं बताऊं आपने क्या बोला? तो बड़ी एक्साइट हो गई सारी बच्चियां। मैंने कहा आपने कहा कि मम्मी जब तू जाती है मैं कहती हूं क्या? और ये घर घर की कहानी है, देश बदल चुका है। ये तीसरी पीढ़ी है आजादी के बाद 1990 की। माता पिता के साथ भी बिना कन्विक्शन के बच्चा कन्विंस होने को तैयार नहीं है। इसलिए बच्चे ये युवा वोटर ये स्वयं समझते हैं। सर एक और चीज जो मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री ने जब वो तस्वीर देखी कर्नाटक में जो तमाम विपक्षी दल के नेता एक साथ एक मंच पर खड़े थे, क्या एक सेकंड के लिए भी उन्हें कोई चिंता हुई 2019 को लेकर? नहीं, अब वो प्रधानमंत्री जी की तरफ से बोलना और कुछ कहना मर्यादा से हट करके है, लेकिन मेरा ये कहना है कि सबको इकट्ठे होकर के प्रजातंत्र में तो कोई भी दावेदारी कर सकता है, लेकिन फिर वही बात कहूंगा कि देश की जनता ने निर्णय करना है। उन्हें मालूम है कि जो इकट्ठे होकर के भी इकट्ठे नहीं है, उनकी हकीकत को लोग समझते हैं। ठीक है सर, पूर्वोत्तर की बात करूं, पूर्वोत्तर के लिए आप काम कर रहे हैं, अगर आप गिना सकें कि वहां पर क्या खास हुआ है बीते कुछ वक्त में, और क्या स्ट्रैटेजी के लिहाज से नरेंद्र मोदी सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो जिन राज्यों में उन्होंने 2014 में बहुत ज्यादा सीटें हासिल की और वहां सीटें कम होने वाली हैं, उनकी भरपाई उत्तर पूर्व के राज्यों से की जा सके? ये बहुत बढ़िया बात आपने पूछी और अवसर दिया है बात करने का। देखिए, पूर्वोत्तर नामालूम क्यों पिछली सरकारों की प्राथमिकता से कहीं हट गया था, उस कारण वहां विकास कार्यों में भी उस तरह की गति देखने को नहीं मिली। मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी अपने आप को अलग से कहने लगा, हिंटरलैंड और मेनलैंड जैसी परिभाषाएं सामने आ गई। इन 4 वर्षों में इतनी क्रांतिकारी परिवर्तन और बदलाव हुआ है जो देखने बनता है। यू हैव टू सी टू बिलीव इट। और इसमें व्यक्तिगत प्रधानमंत्री जी की जो पर्सनल आउटरीच है उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। शायद हमारे ध्यान में ये बात आती नहीं, ये लाइव ही नहीं जाती, बिकॉज इट डजंट मेक अ वेरी बिग न्यूज, कि प्रधानमंत्री जी ने 4 वर्ष पूरे होने से पहले, अभी तो 4 वर्ष कल पूरे होंगे, लगभग 30 बार पूर्वोत्तर का प्रवास किया, 30 टूर्स। पहले तो कोई केंद्रीय मंत्री भी नहीं था करता, गाड़ी बजने लगी थी, फिर हल्की हो गई, क्योंकि इससे याद रहेगा हमें दिस फिगर, because this is not, I mean this is a reflection of the high priority given। एक प्रदेश को अगर यदि आप औसतन देखें तो प्रधानमंत्री 3-4 बार, कहां प्रधानमंत्री जाया करते थे?
और शिलांग में हमारा एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, जिसकी स्थापना 70 के दशक में हुई थी, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, क्योंकि ये डोनर का मंत्रालय बाद में स्थापित हुआ अटल जी के समय में। वहां पर एक बड़ी हमारा बहुत भव्य एक हेडक्वार्टर है, और वहां एक बड़ी महत्वपूर्ण हमारी प्लीनरी मीटिंग्स हुआ करती हैं समय समय पर। उस प्लीनरी मीटिंग में भाग लेने के लिए श्री नरेंद्र मोदी शिलांग पहुंचते हैं स्वयं व्यक्तिगत तौर पर, और 40 वर्ष के बाद कोई प्रधानमंत्री उस मीटिंग में भाग लेने आता है। आखिरी बार मोरारजी भाई आए थे। तो जब प्रधानमंत्री स्वयं इस प्रकार की प्राथमिकता देते हैं तो कुदरती बात है नीचे तक सारा तंत्र एक्टिवेट हो जाता है। 2014 में जब ये सरकार आई तो कम से कम 2 प्रदेश ऐसे थे, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, जिन्होंने अभी तक कभी रेलगाड़ी नहीं देखी थी। आज डबल ट्रैक रेल की स्थापना हो रही है। अगरतला से पहली रेलगाड़ी ट्रेन टू बांग्लादेश जाने वाली है। क्रांतिकारी निर्णय जिन्होंने कई वर्षों से प्रतीक्षा की थी, उदाहरण के तौर पर इंडो बांग्ला एग्रीमेंट, एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स, ये तो उसी समय हो जाना चाहिए था, 40 वर्ष पहले जब बांग्लादेश की स्थापना हुई थी, ये जन्म हुआ था। न मालूम क्यों ये अभी तक अटका रहा, और इसके कारण जितनी सुविधा हुई है यातायात की, व्यापार की, तजारत की, देखने बनती है। इसी प्रकार अंग्रेजों के समय का एक एक्ट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, 91 वर्ष हो गए, 91 ईयर्स। अभी 6-8 महीने पहले उसमें संशोधन करके होम ग्राउंड बॉम्बू को उससे निकाल दिया गया। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, अगरबत्ती हम जलाते हैं रोज पूजा के लिए, लेकिन बैम्बू आता है विदेश से। दिया सलाई माचिस, उसके लिए बैम्बू है, जबकि घर में पिछवाड़े में हमारे यहां बैम्बू के पेड़ है, लेकिन फॉरेस्ट एक्ट कहता है कि ये बिना अनुमति के, बिना परमिशन के, बिना परमिट के आप काट नहीं सकते। उसको दरकिनार किया, और ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा था। लगभग 1500 ऑब्सोलीट रूल्स संशोधित कर दिए गए इस 4 वर्षों में, जिनमें 3-4 वर्ष के भीतर ही, 3-4 महीने के भीतर ही आरंभ में ये सेल्फ अटेस्टेशन का लाया गया। पहले ये होता था कि गेस्टेड अफसर से अपने सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाइए, और हमारे जैसे लोग जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आते थे, जब हम 10वीं कक्षा में पहुंचे तो कहा जाता था गेस्टेड अफसर लाओ, तो कल्पना में नहीं आता था गेस्टेड अफसर कैसा होगा, कोई 2 नाक होंगे, 4 आंखें होंगी, बहुत बड़ा माना जाता था उस समय गेस्टेड अफसर। और मुझे कहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन 11वीं कक्षा में एक बार एक सर्टिफिकेट अटेस्ट करने के लिए 5 रुपए मांगे गए, और वो किसी और ने दिए, क्योंकि उस तरह का था नहीं। उस कानून को खत्म कर दिया गया, और एक पत्रकार वार्ता में जब हमने घोषणा की तो कहा गया कि साहब, इससे यदि कोई युवा अपने साइन सिग्नेचर फर्ज करेगा तो फिर क्या होगा। तो मैंने कहा अगर ऐसा करता है तो कसूर उसका नहीं, कसूर उसके माता पिता का, उसके शिक्षकों का, हमारा। लेकिन ये ऐसी सरकार है कि हमें इतनी क्षमता है कि हम अपने देश के युवाओं पर विश्वास कर सकें, और क्यों ना करें। आपने रेल लाइनों का भी जिक्र किया, इसलिए मेरे जहन में ये सवाल भी है कि आज भी 4 साल बाद भी लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो बुलेट ट्रेन लाने की बात कर रही है, लेकिन तमाम ट्रेनें आज भी लेट चल रही हैं, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे। लोग ट्विटर पे लिखते हैं कि सर ये सवाल पूछिए। बात हुई थी काला धन लाने की, उनमें से कितना धन आ पाया है इसको लेकर सवाल है। नौकरी को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कितनी नौकरियां जनरेट हुई हैं, इस पर भी आप बताइए क्या हुआ है। अब ये देखिए, जहां रेल का सवाल है, मुझे विश्वास है कि रेल मंत्री भी आपके कार्यक्रम में आने वाले होंगे और उसका विस्तार से और ज्यादा प्रभावी ढंग से उत्तर दे पाएंगे। लेकिन जो मुझे समझ में आया है और जो उनसे साथ भी चर्चा हुई है, निश्चय ही एक आम आदमी, आम यात्री की दृष्टि से ट्रेन में विलंब हो तो वो चिंता का विषय है। लेकिन उसका एक उन्होंने ठोस कारण बताया है कि ये हमारी रेल ट्रैक 150 साल 2-2 साल पुरानी है, और इसके कारण आपने देखा होगा पिछले दिनों में कुछ एक ऐसे हादसे और दुर्घटनाएं वो ना हो, उसके लिए इनकी अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। लेकिन साथ ही साथ उनको इस बात का भी चिंता है, ध्यान है कि इसको किस तरह से किया जाए। तो मुझे लगता है कि उसको धीरे धीरे उसको अटेंड कर रहे हैं। जहां तक युवाओं के रोजगार का संबंध है, देखिए इस देश में 65% से अधिक 35 वर्ष से कम आयु के लोग हैं। कोई भी सरकार, विश्व की कोई भी सरकार होगी, वो सब लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। ये हमें अपने दिमाग से एक फ्यूडल जो एक माइंडसेट है उसमें से निकालना हुआ। लेकिन हम अपने युवा को वो क्षमता या उसको सक्षम कर सकते हैं कि वो अपनी रोजगार स्वयं को आ सके। अब उसके लिए देखिए मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, ये जितने भी योजनाएं एक के बाद एक प्रोग्राम आरंभ किए गए हैं। पूर्वोत्तर की आप बात कर रहे थे, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अब इन बातों का बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं होता, लेकिन इतना अद्भुत कार्यक्रम। अब इसमें पूर्वोत्तर में हमने इसका पूरा लाभ लिया। जैसे कि उसमें टैक्स हॉलीडे का एक प्रोविजन है, जो भी नया युवा अपना काम शुरू करता है उसे आरंभ में टैक्स हॉलीडे मिलता है। 3 months ऑफ एग्जिट पीरियड, यदि आप कोई धंधा शुरू करते हैं, आपका मन उसमें नहीं लगता तो आप उसको छोड़ते नहीं है। मैं ये कहूंगा कि
एक सेकंड, ये ऐसे प्रोविजन है जो वो सरकार कर सकती है जो दूसरे के बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझती है। मान लीजिए आप सारे जीवन की पूंजी लगा देते, अपना प्रोविडेंट फंड लगाते कि जी बेटा सेटल करना है, आपने उसको एक वर्कशॉप बना दी, यहां पर गैरेज बना दिया, जून के महीने में अब शुरू होने वाला है, दिल्ली की धूल, दिल्ली का गर्दा, दिल्ली की लू, तो उसकी माता आकर कहती है बेटे को इतने नाच से पाला था एयर कंडीशनर ने, ये कहां फेंक दिया? तो आप क्या कहते हैं? अभी नहीं कहते जो मैंने लगाना था, तो कहते कुछ बात नहीं, कुछ और ट्राई करेंगे, रेस्टोरेंट बनाएंगे, एयर कंडीशनर होगा, बच्चा भी बैठे, काम ही चले। ये प्रोविजन स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया में एग्जिट पीरियड और पूर्वोत्तर में हमने इसके अतिरिक्त एडिशनल एक और इंसेंटिव दिया कि जो भी युवा वहां पर अपनी किस्मत आजमाना चाहेगा उसे मंत्रालय, हमारा पूर्वोत्तर का मंत्रालय, डोनर मंत्रालय इनिशियल वेंचर फंड देगा, ताकि उसका बोझ भी उसके ऊपर माता पिता पे ना पड़े। और उसका नतीजा ये है कि आज देश भर से युवा, क्योंकि पूर्वोत्तर इज अ लैंड ऑफ अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल्स, बाकी जगह सब्सिट्यूशन हो सकती है, वहां भी एवेन्यूज पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं हुए, तो अगर इस दिशा में हम सफलतापूर्वक चले तो मुझे विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं कि नॉर्थ ईस्ट विल बिकम अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर स्टार्टअप्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। देखिए सर, युवा स्वावलंबी बन रही है, अच्छी बात है, और आपने कहा कि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन यही बात तो कांग्रेस की सरकार के लिए भी लागू होती थी कि मनमोहन सिंह भी सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते थे, लेकिन उस वक्त आंकड़े गिनाए जाते थे। और जब हम ये बात करते हैं कि हम लोगों को स्वावलंबी बना रहे हैं और मनरेगा की बात होती थी तो आप कहते थे ये कौन सा काम है, गड्ढा खोदो गड्ढा भरो, इसके पैसे मिल रहे हैं। आज आप ये भी कह रहे हैं कि रेडी लगाने वाला भी काम कर रही है, अच्छी बात है। नहीं, वो आपने प्रश्न का उत्तर का आधा हिस्सा, बस 1/3 हिस्सा बताया, मैं उसको बता दूसरा 2/3 क्या है। यदि मनरेगा उस समय खड्डों तक ही रुक गया था, वो खड्डों का मुजस्मा बन गया था जब 2014 में ये सरकार आई। आज मनरेगा सक्रिय हो गया, डीबीटी का प्रोविजन आ गया, उसमें जो बिचौले थे, मिडलमैन थे, वो समाप्त हो गए। ये मुद्रा योजना इन्हीं 4 वर्षों में आरंभ हुई, ये स्टार्टअप इंडिया इन्हीं 4 वर्षों में। यद्यपि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन उसको लाइवलीहुड के लिए एक व्यवस्था, एक अनुकूल वातावरण देने का कार्य और उस प्रकार की योजना इसी सरकार ने लाई है। और यही कारण है कि आज भारी संख्या में बच्चे स्टार्टअप आ रहे हैं, सरकारी नौकरियां छोड़ करके कुछ एक बच्चे युवा अपने ग्रुप्स बना रहे हैं और स्टार्टअप ग्रुप्स बना रहे हैं। इस प्रकार की प्रेरणा उसी सरकार से मिली जिसने विश्वसनीयता और ईमानदारी के साथ इन बच्चों का प्रोत्साहन किया। चलिए सर, हमने पूरा मौका दिया आपको और कोशिश ये की कि आपके माध्यम से जो सरकार का काम है वो आगे पहुंच सके और लोग 2019 में वोट डालने के पहले ये तय कर सकें कि अभी तक का जो काम है और आने वाले 1 साल में जो काम होगा वो उतना है कि नहीं जितना नरेंद्र मोदी ने चुनावी भाषणों में वादा किया था। बहुत शुक्रिया वक्त निकाला। धन्यवाद सुशांत जी, धन्यवाद।